आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हमने देखना है कि जी हम जो बेसिक फार्मूलाज उस दिन हमने देखे थे, बिल्कुल बेसिक फार्मूलाज, ठीक है, उनको आगे लेकर चलते हुए हम कंडीशनल फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, कंडीशनल फार्मूला कि कंडीशन क्या, कंडीशन किस तरह से होती है। मैं इसमें बहुत ज़्यादा बहस नहीं करता, लेकिन सिर्फ इतना समझा दूं कि जिसमें जिस काम में अगर मगर आ जाए, ठीक है, यानी कंडीशन आ जाए कि अगर आप ये काम करेंगे तो आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा, तो आप अंदाजा कर लें कि इसमें क्या है, एक कंडीशन है और फिर उसका क्या है, रिजल्ट है, यानी एक शर्त है और शर्त के बाद उसका नतीजा है। तो क्या शर्त के बाद क्या है, उसका नतीजा है। तो इस तरह से हम अगर हमारे पास ये आ जाए कि अगर फर्ज करें कि एक शख्स जो है वो 10 लाख रुपए सैलरी लेता है तो उसके ऊपर कितना टैक्स बनेगा, या एक शख्स जो है उसके अगर इतने मार्क्स आ जाएं तो क्या ग्रेड मिलेगा, अगर इतने मार्क्स आ जाएं तो क्या ग्रेड मिलेगा, ये वाली कंडीशनें बनती हैं सारी की सारी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम अपनी एक शीट बनाते हैं, यानी पूरा हम एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं, और सिनेरियो में फिर आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि सिनेरियो के अंदर हम किस तरह से इसको करेंगे। हम देखते हैं जी कि हम यहाँ तक तकरीबन जो है ना, ये आप ऊपर जो है ना, यहाँ पे जैसे जब ये आप काउंट करना शुरू करते हैं तो ये टॉप पे ना आपको नजर आ रहा होता है कि आपके पास कितने कॉलम्स और कितनी रोज जो है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ये शुरू में मैं इसको मर्ज कर लेता हूँ, ये मैंने मर्ज किया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मार्कशीट में अपना एक, अब मैंने क्या किया, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ही मैं यहाँ पे आता हूँ। तो अब आप देखें, मैं यहाँ पे फर्ज करें नेम लिखता हूँ, स्टूडेंट्स के नेम लिख देता हूँ, या प्लस करके मैं यहाँ पे सीरियल नंबर भी शुरू में ऐड कर देता हूँ। ठीक है, नेम आ गया, स्टूडेंट का नेम आ गया। अच्छा, उसके बाद ये क्या आ गया, सब्जेक्ट्स आ गए। तो अब मैं क्या देखता हूँ, मैं यहाँ पे मेरे पास कितने सब्जेक्ट हैं, टोटल 8 सब्जेक्ट होते हैं, या जितने भी हों आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो 1/8 मैंने किया, ये देखें, एक रो और 8 कॉलम, 8 सी आ रहा है ना साथ। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मर्ज करता हूँ यहाँ से, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सब्जेक्ट्स, ये मैंने सब्जेक्ट्स लिखा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको भी मैं मर्ज करता हूँ, क्योंकि ये बेसिकली मैं इसको एक ही सेल बना देता हूँ, दोनों को मर्ज करके मैंने क्या कर दिया, दोनों को एक ही सेल बना दिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सब्जेक्ट्स के नाम लिखता हूँ, जैसे अभी फर्ज करें मेरे पास मैथ, इंग्लिश, उर्दू, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इस्लामियात, ठीक है, और सब्जेक्ट कौन सा होता है, फर्ज करें पाक स्टडी। आप अपनी मर्जी से कोई भी सब्जेक्ट रख सकते हैं। ये मैंने सब्जेक्ट्स रख दिए। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ लोगों के। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जैसे अभी फर्ज करें इरफान, अब्दुल कादिर, नुमान, लिख नहीं रहा, उस्मान, एयाज, ठीक है, उसके बाद जी जहीर, शफीक, शकील, ये मैंने स्टूडेंट्स का डाटा लिख लिया फर्ज कर। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इनके मार्क्स लिख देता हूँ। जैसे भी फर्ज करें मैथ में हमारे पास होते हैं 100 होते हैं, तो किसी बच्चे ने जो है वो 89 मार्क्स जो है वो हासिल किए हैं। अच्छा, इंग्लिश में इसी ने जो है वो 96 किए हैं। उर्दू में इसके फर्ज करें कि जी 90 हैं। फिजिक्स में कितने हैं, 89 हैं। केमिस्ट्री, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, इन इनके मार्क्स हम
जी अच्छा, सॉरी आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी। जी जी, अभी आवाज़ आ रही है आपको? तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इसके 95 कर देते हैं। ठीक है, इस्लामियात में फ़र्ज़ करेंगे जी हमारा 50 नंबर का मार्क्स होता है, तो हम इसमें क्या कर देते हैं 45 कर देते हैं, और नीचे हम क्या कर देते हैं 40 कर देते हैं। हम क्या करते हैं कि यही वाला नंबर ना नीचे कॉपी कर देते हैं, बाद में बेशक खुद से एडिट कर देंगे कि किसी को 0 कर दिया, किसी को, क्योंकि हमने डिफरेंट नंबर रखने हैं। हम चाह रहे हैं कि किसी के नंबर जो है वो पास के बराबर भी ना हो, ताकि हमारी कंडीशन सही तरह से अप्लाई हो जाए। लेकिन मैंने क्या किया, ये सारे के सारा कॉपी कर दिया यहाँ पे। ठीक है, कॉपी करने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इनमें से डिफरेंट नंबर चेंज कर देता हूँ। जैसे कि फ़र्ज़ करें ये 89 है, तो इसको मैं 70 कर देता हूँ। अच्छा, इसमें इसके इतने ही रहने दें। ये आप मैनुअली सारा खुद भी एंटर कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने इतना कर लिया तो आप हो नहीं सकता। ये मैं क्या करता हूँ, नंबर बीच में सारे पुट करता जा रहा हूँ। ठीक है, ये एब्सेंट था उस दिन इस पेपर में इसके 15 हैं, इधर 25 हैं। ठीक है, 69 हैं और 36 हैं, 45 हैं, 23 हैं और 10 हैं। इसमें इसके 12 हैं, 25 हैं, 40 हैं, 23 हैं, 56 हैं और 8 हैं, और फिर क्या कर दें 14 हैं और 10 हैं। ये क्या है, ये फ़र्ज़ करें ये हमारे स्टूडेंट्स के हासिल करदा नंबर हैं, यानी हर सब्जेक्ट के अंदर इन्होंने जो क्या किया, जितने नंबर हासिल किए। अब हम क्या करते हैं, ऊपर टॉप पे ना यहाँ पे हम एक और मर्ज सेल क्रिएट करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऑब्टेन मार्क्स। अब मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी कि अगर फ़र्ज़ करें कि अगर आपका टेक्स्ट ज़्यादा हो और सेल छोटा हो, तो आप क्या करें, रैप कर दें यहाँ से ऊपर से। ये ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा, ऊपर नीचे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि ऑब्टेन मार्क्स इसके कितने हैं, तो मैंने आपको प्लस का फार्मूला बताया हुआ है, इज इक्वल टू सम। तो जितने इन्होंने ये नंबर्स हासिल किए हैं, हम क्या करते हैं, ये ब्रैकेट क्लोज और एंटर करें, तो ये इसके इतने नंबर्स आ गए ये। ठीक है, अब अगर आप देखें तो टोटल नंबर कितने बनते हैं, 100, 200, 300, 400, 500, 600 और ये 7। टोटल हमारे नंबर कितने हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं, 700। इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, रैप कर देता हूँ, और 700 हैं, तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको डबल क्लिक करके ये नीचे कॉपी कर दिया। ठीक है कि जी इस बंदे ने हासिल इतने किए हैं और टोटल नंबर इतने थे। तो यहाँ तक तो मेरे ख्याल में आपके लिए कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी कि अगर जो ऑब्टेन मार्क्स आपने निकालने हो तो इसका मतलब ये आपने प्लस करने हैं। अब प्लस के मैंने डिफरेंट तरीके बताए थे, अब यहाँ पे वो सारे अप्लाई हो सकते हैं, आप बेशक कर लें। अगर ये नहीं करना चाहते तो आप क्या करें, सिंपल ये सिलेक्ट करें और इधर जाके ऑटो सम करें, तब भी जवाब आ जाएगा। सिर्फ आपके पास ये वाला सेल खाली होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास ये टोटल नंबर आ गया कि जी किसके कितने हैं, उसने हासिल कितने किए हैं। अब हम देखते हैं कि जी एक बंदे ने इन नंबर्स में से एवरेज कितने मार्क्स लिए हैं। ठीक है, यानी कि एवरेज इसके कितने मार्क्स हैं हर सब्जेक्ट के अंदर। एवरेज का क्या मतलब होता है, पहले आप ये देख लें कि एवरेज क्या होती है। एवरेज होती है कि जैसे टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज, या आपको सादा मिसाल से समझाऊं कि अगर फ़र्ज़ करें कि जी आपके घर में 3 भाई हैं और तीनों कमा के ला रहे हैं और तीनों की इनकम क्या बनती है, 1.5 लाख रुपए बनती है टोटल घर की। तो अब आप कहते हैं कि जी आपके वाले साहब जो कि पता है कि एवरेज एक बच्चा कितना कमा रहा है,
तो आपके वालिद साहब उसको कहते हैं यार 1.5 लाख रुपए पूरा आ रहा है, आप एवरेज निकाल रहे हो, तो आप क्या करेंगे 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 3, यानी नंबर ऑफ पर्सन जो कि इनकम जिनकी आ रही है वो कितने 3 है, उसको क्या कर दें डिवाइड कर दें टोटल इनकम के साथ। या इसकी दूसरी मिसाल लें एवरेज निकालने की कि जी आपकी 3 दुकानें हैं, 3 दुकानों से आपको 1 लाख रुपए आता है, तो आप क्या निकालते हैं, आप कहते हैं कि जी एवरेज इनकम कितनी है हर दुकान की। अगर कोई आपसे पूछा एवरेज इनकम कितनी है, तो आप क्या बताते हैं कि टोटल नंबर ऑफ शॉप्स डिवाइडेड बाई, या टोटल इनकम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शॉप्स, टोटल इनकम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शॉप्स। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एवीजी हम लिख देते हैं एवरेज का, तो हम क्या कर देते हैं जी कि हमारे पास कितने हैं ये मार्क्स, यानी ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने हैं, 7 हैं या 8 हैं, 8 है मेरे ख्याल में। तो हम क्या कर देते हैं, ये हैं जी एवरेज मार्क, हर बच्चे ने इतने लिए हैं, ठीक है, हर सब्जेक्ट के अंदर। जैसे ये देख लें ये कितने बन रहे हैं, ये 8 बन रहे हैं। तो मैंने क्या किया है, टोटल ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे नीचे ड्रैग कर देता हूँ, तो ये मुझे पता चल जाता है। अब यहीं पे एक चीज़ और सीख लें साथ, ये जो हमारे पास पॉइंट के बाद जो वैल्यू आती है, ठीक है, इसको हमने अगर कम करना हो तो यहाँ पे करते हैं, ये जो बटन है इससे पॉइंट की वैल्यू बढ़ती है, और ये जो बटन है इससे क्या होती है, पॉइंट की वैल्यू इक्वल होती है। यानी हम जैसे क्या कहते हैं, राउंड वैल्यू में कर दो, राउंड फिगर में कर दो, तो क्या हो गया हमारे पास कि ये हमारे पास पॉइंट के बाद की जो वैल्यू है वो खत्म हो गई, हमारे पास क्या आ गया, एक पूरा नंबर आ गया। ठीक है, ये हमारे पास परसेंटेज इसके एवरेज निकालने का तरीकाकार है। अब हम निकालते हैं परसेंटेज। तो हम क्या करते हैं, हमने निकाल लिया। अब हम करते हैं कि जी यानी परसेंटेज निकालने का तरीकाकार क्या होता है। परसेंटेज निकालने का तरीकाकार है, जैसे फर्ज करें कि एक शख्स है जिसकी आमदन क्या है, 1 लाख रुपए है। अब वो कहता है कि मैंने 15% जो है वो अपनी तालीम के ऊपर खर्च करना है लाख रुपए में से। तो आप क्या करेंगे, टोटल इनकम, ठीक है, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय जो आपकी रिक्वायर्ड जो वैल्यू है यानी 15 और मल्टीप्लाई बाय 100, इस तरीके से आप करते हैं। यानी परसेंटेज निकालने का तरीकाकार आपके पास क्या होता है, टोटल इनकम, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपकी रिक्वायर्ड परसेंटेज जो है वो रिक्वायर्ड जो वैल्यू है उसको क्या मल्टीप्लाई बाय 100 कर ले। इस तरह से आपने क्या कर लिया, इज इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, यानी परसेंटेज है। तो क्या आ गया, 89% इस बंदे की क्या आ गई है, परसेंटेज आ गई। दोबारा इसको करते हैं कि जी आपके पास परसेंटेज निकालने का क्या फार्मूला है कि जी आपके पास जो वैल्यू होगी, एग्जैक्ट वैल्यू होगी, फर्ज करें 1.5 लाख रुपए एक बंदे की तनख्वाह है, ठीक है। आप क्या करते हैं, इसको दूसरे तरीके से इधर कर लेते हैं कि जी एक बंदे की तनख्वाह जो है वो 1.5 लाख रुपए है, ठीक है। अब वो कहता है कि मैंने 15% जो है वो क्या करना है, किसी फाउंडेशन को देना है। तो आप कहते हैं कि 1.5 लाख का 15% कितना बनता है जी, इज इक्वल टू 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। इज इक्वल टू 1.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 100 आएगा, ठीक है, 22,500 इस तरीके से आएगा। इधर यहाँ पे कैसे आया कि जी हमने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है इसका कि जी हमारे पास टोटल मार्क्स नहीं डिवाइड ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स और मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमने किया तो हमारे पास 89% आया। हम इसे नीचे ड्रैग करें, ठीक है, तो ये क्या हमारे पास ये पूरी वैल्यू नीचे आ गई। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास पॉइंट के बाद की जो वैल्यू है हम इसे क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। ये हमने वैल्यू क्या कर दी, ख़त्म कर दी। यहाँ तक तो हमारे पास नॉर्मल फार्मूलाज हैं, यानी आपने एवरेज भी और परसेंटेज भी दोनों देख लिया। अब हम आते हैं अपने कंडीशनल फार्मूलाज के ऊपर, जो हमने आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, वो हमने देखना है। तो हमारे पास क्या आता है कि जी एक बंदे के ग्रेड क्या होगा, ठीक है। हम ग्रेड क्या करते हैं, इसकी परसेंटेज की बेस पे निकालते हैं कि अगर एक बंदे का ग्रेड जो है, यानी अगर परसेंटेज जो है वो 90% हो तो उसको आप ए दे दें, A+ दे दें। जिसकी 80% हो, ठीक है, परसेंटेज, तो उसको आप B दे दें।
तो ये अब हम देखते हैं कि हमारा जो असल मकसद था, यानी हमने ये जो पूरा सिनेरियो बनाया है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, ग्रेड यहाँ ऊपर लिख दिया। इस फार्मूले पे आपने खास तौर पे ध्यान देना है। मैं एक अप्लाई करता हूं, आप सिर्फ देख लें, फिर उसको डिस्कस करते हैं। इज इक्वल टू इफ अगर परसेंटेज फार्मूले मेरे जो उर्दू के अल्फाज हैं इनको याद रखें। अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी अगर किसी की परसेंटेज जो है वो 90 या 90 से ज्यादा हो, तो मैंने 90 नहीं लिखा, बल्कि मैंने क्या लिखा है, सेल लिख दिया है कि वैल्यू तो चेंज भी हो सकती है। पीछे हमने पहले शुरू में पढ़ा था कि वैल्यू चेंज भी हो सकती है, लिहाजा सेल सेलेक्ट करवाया करें। तो मैंने सेल सेलेक्ट करवा दिया। अगर किसी बंदे की परसेंटेज जो है वो 90 या 90 से ज्यादा हो, तो आपने क्या करना है, उस बंदे को A+ दे देना है। हाँ, यहाँ पे एक चीज और आएगी, इज इक्वल टू इफ अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 90 के हो, तो कामा इन्वर्टेड कामाज आप उसे क्या दे दो, A+ दे दो। अच्छा, ये असद, एक मिनट अपना माइक ऑन कीजिएगा। जी सर। जी सर। मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये वाला जो साइन है, ये ग्रेटर देन का ही है ना? जी सर, ये ग्रेटर देन ही है। ग्रेटर देन ही है। सर मैं आपको लिखा दूं ये क्यों आ रहा है गलत। हाँ हाँ, सर ये लिखता है इफ परसेंटेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 90, फिर कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर बांध, फिर कॉमा आएगा। नहीं नहीं, एक मिनट ना, ये मैं सर पूरा, असल में, ये सर पूरा लिखना पड़ेगा ना, एक का नहीं आएगा। एक मिनट रुके। इज इक्वल टू इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 90 के, ठीक है, जी सर, कॉमा फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास, तो आप उसे क्या दे दो, ए पॉजिटिव, A+, ठीक है। जी होता है, असल में क्या चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि अभी एक कंडीशन है, उसका एक ही नतीजा हो। देखे ना, हमारी जो वैल्यू है 90, वो तो इक्वल है ना। हमने क्या कहा है, फॉल्स तो तब आना चाहिए जब 90 की इक्वल ना हो तो फॉल्स आ जाए, ठीक है। मतलब मुझे ये वाला जो डाउट है, ये पहले भी मुझे आता रहता है, इस वजह से मैंने आपको यहाँ पे बीच में इन्वॉल्व किया, क्योंकि आपका मैथ ठीक है कि जी, ये आपको जो प्रॉब्लम आएगी इस तरह की, ये एक्सेल का फॉल्ट होता है बीच में, ठीक है। आप देखिएगा जरा, ये मेरा एक कंडीशन है और उसका एक नतीजा है, जो कि एक्चुअल में ठीक है कि जी 90 तो हमारे पास है ही ना। अगर 90 ना हो तो ठीक है, फिर फॉल्स कर दो। मैंने क्या कर दिया, एंटर कर दिया। अब जरा मैं देखता हूँ, आप एक मिनट रुकिएगा। अगर ना हो तो आप उसे क्या दे दें, बी दे दें। ये देखें, हालांकि अगर आप देखें तो आपकी जो वैल्यू है परसेंटेज की, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 90 के ही है। पहले आपने क्या शर्त रखी है कि 90 या 90 से ज्यादा हो तो उसको आपने A+ देना है, लेकिन एक्सेल क्या कर रहा है, उसको फॉल्स कर रहा है। बात समझ आ रही है? एक्सेल उसको फॉल्स कर रहा है। हम क्या करते हैं, इसी को आगे लेके चलते हैं। जैसे फर्ज करें मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूँ, इसको भी बी दे रहा है, अच्छा इसको भी बी दे रहा है, ये नीचे देखे तो ये सारों को इसने बी दिया है। इसका मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ हमारी जो प्रॉब्लम आ रही है वो यहाँ पे आ रही है। मैं इसको दोबारा से करता हूँ, इज इक्वल टू इफ अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 90 के हो, तो कामा इन्वर्टेड कामाज, तो आप उसको A+ दो, ठीक है, फिर कामा। अब जो मजीद आपने लिखना है,
ये तो हो गया हमारे पास एक कंडीशन और दो नतीजे। लेकिन अगर मल्टीपल कंडीशन हो, लेकिन अगर किसी का इफ परसेंटेज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 90 के हो, ठीक है, तो मैं क्या कर सॉरी, अब किसका हमने करना है, 80 के हो। अगर किसके हो, 80 के हो तो कामा इन्वर्टेड कामाज, तो आप उसको क्या दे दो, ए दे दो, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जी ब्रैकेट, इफ अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू किसके हो, 70 के हो, तो कामा इन्वर्टेड कामाज, आप उसको क्या दे दो, बी दे दो। अच्छा, उसके बाद जी फिर कॉमा, इफ अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू किसके हो, 60 के हो, कॉमा इन्वर्टेड कामाज, तो आप उसको क्या दे दो, सी दे दो, ठीक है। उसके बाद कॉमा, इफ ब्रैकेट स्टार्ट परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू किसके हो, 50 के हो, तो कॉमा इन्वर्टेड कामाज, आप उसको डी दे दो, ठीक है। फिर कामा, और इफ अगर किसी की परसेंटेज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू किसके हो, 40 के हो, तो कॉमा इन्वर्टेड कामाज, आप उसको क्या दे दो, डी के बाद फर्ज करें फेल है, यानी इस वाला जो है वो क्या है, फेल है, आप फेल कर देते हैं उसको, तो आप क्या कर देते हैं, ये आपके पास पूरी स्टेटमेंट बनती है। यानी ये जितने नंबर्स हैं, ठीक है, इन सबको आपने देखना है, जितने जहां जहां पे आपने, ये बेसिकली रूल्स आपके लिए डिफाइन होते हैं, ठीक है। ये सारे रूल्स आपके लिए डिफाइन होते हैं, यानी गवर्नमेंट जो है, अगर फर्ज करें, या जो इदारा है जिसकी बेस पे आप ये सारा कर रहे हैं, इतनी बड़ी कंडीशन बना रहे हैं, वो आपको पहले रूल डिफाइन करके देगा। तो ये रूल आपने बस जस्ट वहां पे अप्लाई कर देना है, ठीक है, जब आप मार्कशीट बनाने लगे। यानी किसी स्कूल में भी अगर हैं तो आप बना रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि ये आप कर देना है। जरूरी नहीं है कि आपने जॉब के अंदर मार्कशीट बनानी है, आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ये वाली कंडीशंस देखनी है, क्योंकि ये जो इफ कंडीशन होती है इसके मुख्तलिफ बिहेवियर्स हैं, ठीक है। ये आप पहला बिहेवियर सिर्फ इसका पढ़ रहे हैं, यानी हमने मैक्सिमम इसके 4 बिहेवियर पढ़ने हैं इफ कंडीशन के, तो ये पहला बिहेवियर है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं जी कि ठीक है, आप इसको एफ दे दो। हमने क्या कर दिया, हमने इसको एफ दे दिया। अब जितनी ब्रैकेट्स आप खोल के आए हैं उतनी ब्रैकेट्स आप बंद करें उनको, 1 2 3 4 5 और 6 ब्रैकेट्स आपने ओपन की हैं। अब 6 ही ब्रैकेट्स आपने क्या करनी है, क्लोज करनी है। अब देखें जरा, पहली ब्रैकेट के साथ जब जुड़ेगी तो दोनों का कलर सेम हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि एक एक के साथ मैच हो गई है। दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी। सामने पता करो भाई से, वो आपको बताता, अयाज से पता करो, ठीक है। ये आपके पास, ये अब देखें, ठीक है, यहां आपने क्या कर दिया है, ये आपके पास पूरा जो है वो निकल के वैल्यू आ गई है। यहां पे ये जो वैल्यू आई है ये भी मैंने समझाने के लिए छोड़ी है कि आखिर में जो वैल्यू आपके पास गड़बड़ होके आएगी उसका क्या मकसद है। आप क्या करें, ये जो लास्ट वाली जो स्टेटमेंट होती है आपकी, देखना मैंने दोबारा डी के बाद मैंने दोबारा क्या कर दिया, फिर कंडीशन बना दी। मैंने क्या करना है, लास्ट वाली जो स्टेटमेंट है कि अगर एक बंदे का ग्रेड 50 या 50 से जायद हो तो आपने उसको डी देना है, नहीं तो आपने क्या कर देना है, उसको फेल कर देना है। स्टेटमेंट क्या बनेगी, नहीं तो आपने उसे क्या कर देना है, यानी अगर 50 से कम किसी की वैल्यू है तो आपने उसे क्या कर दें, फेल कर दें। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे दोबारा इन्वर्टेड कामास दे के मैं उसको क्या कर देता हूँ, सिर्फ एफ कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने एंटर किया। अब देखें जरा, ये पहली वैल्यू थी, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इस वैल्यू को ख़त्म करके कॉमा इन्वर्टेड कामास हम क्या कर देते हैं, एफ
अब क्या करते हैं, ये देखें, अब क्या आ गई वैल्यू, डी के बाद एफ आ गई। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको थोड़ा मुश्किल भी लगेगा, यानी फहद को और दूसरे जो भाई हैं साथ, ठीक है। लेकिन क्या है, हम इसकी प्रैक्टिस एक दफ़ा फिर करेंगे। मैंने मतलब अभी इसका मैंने ये सारा कंप्लीट कर लिया एक दफ़ा, हम इसको दोबारा से करेंगे, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट अगर आपको अजबर हो जाती है, यानी याद हो जाती है, तो फिर उसके बाद इसके कंडीशन के जितने भी बिहेवियर्स हैं वो बहुत आसान हो जाते हैं। ये मैंने पहला आप खुद आपको करवाया है, नेक्स्ट इसके बाद जो है वो मैं आपसे साथ साथ पूछूंगा। हमने पहले कंडीशन क्या लगाई कि अगर किसी बंदे के मार्क्स जो हैं वो क्या हों, 90 या 90 से ज्यादा हों, तो आपने क्या करना है, उसको A+ ग्रेड दे देना है, ठीक है। हम क्या करते हैं यहाँ पे मार्क्स, अब देखिएगा मैं क्या कर देता हूँ, 95 कर देता हूँ। अब देखें आ गए हैं ना A+, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, दोबारा यहाँ पे 90 करता हूँ। अब क्या आ रहा है, सही आ रहा है। तो ये जो मैंने पहले आपको बताया कि बाज़ दफ़ा ये जो 2007 एक्सेल है, इसके अंदर ये छोटी छोटे मसले आते हैं। मैंने मसला आपको पहले बता दिया है, क्योंकि बच्चा फार्मूला लगाते साथ ही कंफ्यूज हो गया तो उसने आगे फार्मूला लगाना ही नहीं है, ठीक है। वो कहेगा पता नहीं मेरे से गलत हो रहा है, या आपसे गलत नहीं हो रहा होता। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि एरर आता है, क्योंकि हमारे पास ये पायरेटेड वर्जन होता है एक्सेल का, तो बाज़ दफ़ा ये हमारे पास गड़बड़ कर जाता है। तो ये यहाँ पहले कर रहा था, ठीक है। तो मैंने आपको पहले शुरू में ही बता दिया कि आपके पास ये प्रॉब्लम आएगी। अगर प्रॉब्लम आती है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आप उस कंडीशन को पूरा अप्लाई कर दें। अगर वो बाकियों पे ठीक आ रही है तो इसका मतलब ये आपकी स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है। आपने क्या कर देना, बस सिर्फ थोड़ी सी चेंजिंग आगे पीछे कर देनी है। हम इसको दोबारा से एक दफ़ा देख लेते हैं। ये सारा मैं ख़त्म करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर कंडीशन अप्लाई करता हूँ और क्या करता हूँ कि जी इफ़ कि हम ये सारी हमने कंप्लीट कर लिया है, तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे स्टेटस बना देते हैं कि जो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं वो कंफ्यूजन भी खत्म हो जाए। इफ अगर किसी बंदे के मार्क्स, ये परसेंटेज जो है ग्रेटर देन इक्वल टू किसके हो, 40 के हो, तो कामा इन्वर्टेड कामा उसको पास करो, नहीं तो उसको फेल कर दो। अगर 40 हमने मैक्सिमम रखा हुआ है ना, यानी मिनिमम मार्क्स किसी बंदे के कितने होने चाहिए, 40 होने चाहिए। तो हमने क्या किया, किसी बंदे के मार्क्स 40 या 40 से ज्यादा है तो वो पास है, नहीं तो वो क्या है, फेल है। ये हमें ये स्टेटमेंट पढ़ने से पहले ये वाली स्टेटमेंट जो है इस पर गौर करना चाहिए। हालांकि जो तरीकाकार है वो ये है कि जी हम पहले ये पढ़ाते हैं, लेकिन कोशिश ये होती है कि आपको ये समझ आ जाए पहले। आप देखें कि एक कंडीशन है और उसके दो नतीजे हैं, बात समझ आ गई। एक कंडीशन है और उसके दो नतीजे हैं, लेकिन अगर मल्टीपल कंडीशंस हों और मल्टीपल नतीजे हों या मल्टीपल रिजल्ट्स हों, तो फिर कैसे करते हैं, फिर ये ऐसे करते हैं जैसे ये वाली स्टेटमेंट मैंने की है। अगर सिंपल पास या फेल करना है, यानी अगर फर्ज करो आप लाहौर जाओगे तो मैं आपको टॉफियाँ दूंगा, नहीं जाओगे तो नहीं दूंगा, बात समझ आ गई ना, ठीक है। अगर आप लाहौर गए तो टॉफियाँ मिलेंगी, नहीं जाओगे तो नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो नतीजा क्या, एक शर्त है, दो नतीजे हैं। इस तरह यहाँ पे भी अगर नंबर 40 या 40 से ज्यादा लोगे तो पास हो गए, नहीं तो फेल हो गए, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे बहुत सारी शराइत आ जाएं और बहुत सारे नतीजे आ जाएं, तो फिर आपने क्या करना है, नेस्टेड इफ इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ। कंडीशनल फार्मूला के अंदर इसको क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ। ये क्या है, सिंगल इफ, ये सिंगल इफ है, और ये क्या है, नेस्टेड इफ। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से ये इफ के फार्मूले को अप्लाई करना है। अब अगर फर्ज करें आपको किसी जगह कोई कंफ्यूजन हो, तो मुझसे आप अभी पूछ सकते हैं। हमने अभी इसको 2 दिन और पढ़ना है, कंडीशन वाले फार्मूले को। हमने अभी इसी की बेस पे जो रिमार्क्स होते सर हैं ये वो नेस्टेड इफ सर दोबारा एक्सप्लेन कर दें। नेस्टेड इफ होता है ना, यानी कि फर्ज करें कि जी जैसे डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा, ठीक है। ऐसा होता है ना, आप बाद दफा गिफ्ट आता है तो गिफ्ट आप देखते हैं कि छोटा सा डब्बा होता है, लेकिन वो बहुत सारे डब्बों के अंदर कैद होता है, ऐसा होता है ना, जी सर। ठीक जी है। सर। क्या होता है कि एक पैक के अंदर पैक, पैक के अंदर पैक। नेस्टेड का मतलब होता है कि एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर फिर बॉक्स है, फिर उसके अंदर एक बॉक्स है, इसको नेस्टेड बोलते हैं, ठीक है। वैसे नेस्ट किसको कहते हैं,
मैं घोंसले आपको, को सर। हाँ जो चीज मैं पूछना चाह रहा था वो क्या था, घोंसला। तो घोंसला क्या है, वो छुपाने के लिए होता है ना बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कंडीशन है ये भी बेसिकली क्या है, इसका क्या मतलब है नेस्टेड इफ का, कि जी एक कंडीशन के अंदर कंडीशन, कंडीशन के अंदर कंडीशन, कंडीशन के अंदर कंडीशन, ठीक है। ये आप मजीद भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इसको आपने एक तो ध्यान में रखना है। और मैथ के अंदर तो ये खैर बहुत ज़्यादा है। और अगर आप वो पढ़ रहे हो लॉजिक गेट्स, पढ़े होंगे आपने लॉजिक गेट्स, एफएससी में भी ये सब्जेक्ट है और मैट्रिक में भी है, और उसके बाद बीएससी में तो काफ़ी अच्छा खासा बड़ा है। तो उसके अंदर आप नेस्टेड को बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। तो क्या आपने क्या करना है कि एक एक कंडीशन के अंदर कंडीशन आ रही है तो उसको आप क्या करेंगे, नेस्टेड इफ बोलेंगे। ये क्या है, सिंगल इफ, ठीक है। कि अगर फर्ज करें बंदे के मार्क्स इतने हैं तो वो पास है, नहीं तो वो क्या है, फेल है। ये हमारा आज तक का काम है। हम इस शीट को क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। कल हम क्या करेंगे, इसी शीट पे दोबारा काम करेंगे, ठीक है। यानी कि हमने जो आगे मजीद इसके अंदर जो चीज़ें डालनी हैं वो हम कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। आपने कोशिश करनी है कि मुझे जो है ना वो एक